फिलहाल इंडिया में वीवो नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है एंड उसके बाद भी मैंने इनका कभी फ्लैगशिप यूज ही नहीं करा। तो फिर मेरे हाथ में आए ये X300 और 300 Pro। 300 Pro तो चलो महंगा है, बट 300 इस बार बहुत इंप्रूव हुआ है और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा ही इंप्रूव हो गया है। मुझे फोन तो यूज करना ही था, बट साथ ही साथ मुझे ये भी देखना था कि FunTouch OS से जब ये Origin OS में आए हैं तो आखिर क्या कुछ बदला है। तो चलो फिर आज इसी फोन का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करते हैं। तो देखो, ये ना एक कॉम्पैक्ट फोन है और इस फोन का डिजाइन इसका सबसे हाईलाइटिंग पार्ट है, क्योंकि ये बड़ा ही छोटा सा फोन है। एंड एक बार अगर आप इन छोटे फोन्स को कुछ दिन के लिए यूज कर लो तो बड़े वालों को यूज करने में मौत आने लगती है। फिर ये 3 कलर्स में आता है और इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, क्योंकि रंग सारे ही बढ़िया है। और इसके पीछे ग्लास का जो टेक्सचर है वो भी बहुत स्मूथ मैट है, मतलब फाइबर ग्लास है, जिससे एक तो फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते और एक ये हाथ में बहुत प्यारा फील होता है। ऊपर से इसका वेट भी 190 ग्राम्स है, तो मेरे हिसाब से इसकी इन हैंड फील तो सभी को पसंद आएगी। बाकी आप इसे टेबल पे रख के बढ़िया यूज कर सकते हो, ये वॉबल भी नहीं करता। इसके बैक में ग्लास फाइबर है और फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन XT है, जो जनरली वीवो यूज करता है। तो टेम्पर्ड ग्लास और केस आप लगाए रखना। बाकी स्क्रीन प्रोटेक्टर ये लगा के देते हैं और फोन के साथ ये मैट केस भी आता है। आजू बाजू फ्रेम पे वही चीजें हैं जो यूजुअल में होती है। और इसका टाइप सी पोर्ट Gen 3.2 वाला है, तो आपको फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड्स भी मिलती है। IP68 और 69 की रेटिंग है, तो तूफान सुनामी से बचाव रहेगा। यानी ओवरऑल डिजाइन से तो आई हैव नो कंप्लेंट्स। इवन अगर आप इस फोन को फ्रंट से भी देखोगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में डिस्प्ले का साइज अब छोटा हुआ है। इस बार ये 6.31 इंचेस की है और बाकी डिस्प्ले स्पेक्स में ये LTPO AMOLED है, 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ भी सपोर्ट करती है और 10 बिट है। तो इसका डिस्प्ले स्पेक्स वाइज तो एकदम पैक्ड है। और जो ग्लास इस पे यूज हुआ है वो ये तो नहीं पता कि किसके इक्विवेलेंट है, लेकिन कहते हैं कि ये लेवल 4 तक स्क्रैच नहीं होता, यानी कि ठीक है, टेम्पर्ड लगा लेना चाहिए। और इसके बेजल्स भी काफी इवन और पतले मिलते हैं, तो सामने से आपको डिस्प्ले काफी अट्रैक्टिव लगेगी। और अगर आप इसमें कंटेंट देखोगे तो बहुत सही दिखता है। मैं इसे S25 Ultra के बगल में रखूं तो ग्रीन्स के अलावा डिफरेंस बता पाना मुश्किल है। और नेटफ्लिक्स में भी आपको प्रॉपर HDR सपोर्ट मिलता है, तो रंगों से आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर्स में मिल रहे हैं, जो कि मुझे काफी सही लगे हैं। मतलब लाउडनेस बहुत बढ़िया है और साउंड भी डिस्टॉर्ट नहीं होती। तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और 2000 निट्स की HBM ब्राइटनेस भी है, तो आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं आती, सब बढ़िया दिखता है। रात को भी अगर आप यूज करोगे तो 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग दे रखी है, यानी कि जो फ्लिकर सेंसिटिव है उनकी आंखें तंग नहीं होंगी। नीचे ही आपको एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है और इसकी पोजीशन भी एकदम सही है, नीचे पाताल में नहीं घुसा रखा। और पता नहीं क्यों पिछले वीवो फोन्स के मुकाबले इसका OS दिखने में भी थोड़ा बेटर है, क्योंकि Origin OS FunTouch OS जितना क्लटर्ड नहीं लगता, इसलिए ये थोड़ा सुंदर लगता है। फिर अगर आप इंटरनल हार्डवेयर देखोगे तो काफी कुछ भरा हुआ है। अब जनरली वीवो क्वालकॉम के साथ नहीं जाता और इसमें भी इन्होंने Dimensity 9500 दिया है विद LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 स्टोरेज। तो ना तो स्टोरेज में कंजूसी करी है, ना रैम में। अब अगर इन्होंने इतना अच्छा हार्डवेयर दिया है तो आई मस्ट से कि इन्होंने Origin OS को इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज भी किया है कि वो इस परफॉर्मेंस का फायदा उठा पाता है। जैसे मैंने पास्ट वाले वीवो फ्लैगशिप्स तो यूज नहीं करे, लेकिन पूरी दुनिया कह रही है कि एनिमेशंस इंप्रूव हुए हैं, तो हुए होंगे। फिर इन्होंने Origin OS में दुनिया भर के फीचर्स भर दिए हैं, उसकी बात मैं सॉफ्टवेयर में करता हूं। बट कहने का मतलब ये है कि आपको UI यूसेज के टाइम पे कहीं पे पावर की कमी महसूस नहीं होगी। बाकी अगर आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है तो वो भी देखो। 3.3 मिलियन का ANTUTU आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। Geekbench में भी CPU और GPU दोनों के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 3D Mark के नंबर्स देखोगे तो शुरू तो बहुत हाई से हो रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्रॉप भी हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी 53% आई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटा सा फोन है ना, तो हीट अच्छे से बाहर नहीं निकल पाती, तो परफॉर्मेंस का एक पॉइंट पे गिरना तय है। इसलिए मैक्स टेम्परेचर भी 43 डिग्रीज जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि छोटे फोन्स गेमिंग के लिए होते नहीं है, बट अगर आप इसमें करना चाहो तो हो जाएगी। जैसे सबसे पहले BGMI में देखोगे तो एवरेज 113 FPS आ रहे हैं और टेम्परेचर भी 40 से नीचे रहा है। फिर Genshin मैक्सिमम 60 FPS पे चलता है एंड उसमें ये सरप्राइजिंगली BGMI से ठंडा रह रहा है और काफी सही FPS भी निकाले। एंड एट लास्ट Wuthering Waves, यहाँ मामला थोड़ा गर्म है। हालांकि FPS बढ़िया है, लेकिन टेम्परेचर और बैटरी यूसेज मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा गया है। तो मैंने सोचा कोई गड़बड़ हुई होगी, तो मैंने ये सेम टेस्ट दोबारा करा, बट वापस से सेम ही रिजल्ट आया। और हमेशा की तरह क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इस वीडियो में दिखाया गया सारा डेटा आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब फोन चाहे जितना मर्जी छोटा है, इसकी बैटरी कहीं से छोटी नहीं है। 6040 mAh की बड़ी बैटरी है और 90 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और ये 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। एंड वीवो ने OS को बहुत सही ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इसलिए ये फोन बैटरी भी बहुत सही निकाल रहा है। लेफ्ट साइड में आप SOT और सेशन टाइम देख सकते हो और राइट साइड में यूजेज है। वैसे मैं फोन थोड़ा कम चलाता हूँ, इसलिए टोटल टाइम ज्यादा है, SOT कम है। जैसे इस स्क्रीनशॉट में SOT 6 hours 40 minute है और टोटल टाइम 42.5 आवर्स का है। एंड यूजेज वही अपनी बेरोजगारों वाली। फिर बाकी स्क्रीनशॉट्स में भी
आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हो, जैसे 6 hours 54 minutes, 8 hours 22 minutes। तो ऑन एंड ऑन बात यह है कि आप इसको जैसे मर्जी यूज करो, ये आपको 7-7.5 घंटे का एवरेज SOT देगा। तो अगर आप मेरी तरह हो कि फोन निकाला, चलाया और जेब में रख दिया, तो ये आपको बहुत लंबा चल जाएगा। चार्जिंग भी एकदम सही है, बॉक्स में जो चार्जर आता है उससे आप इसे 52 मिनट्स में फुल चार्ज कर सकते हो। 5G स्पीड्स और नेटवर्क में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और वाईफाई भी बिल्कुल सही ही रहा है और कॉलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं, क्योंकि जब सारा इंडिया इनसे Origin OS मांग रहा था तो Vivo ने फाइनली वो दे दिया है, एंड क्या ही दिया है। तो मेरा ये Origin OS का पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं इस पे थोड़ी लंबी बात करता हूँ, क्योंकि जितना मैंने FunTouch OS को बुरा भला बोला है, उस हिसाब से मुझे Origin OS को भी बराबर से टाइम देना चाहिए। अच्छा बुरा दोनों बताता हूँ। तो X300 में Origin OS Android 16 के साथ पेयर हो रहा है और इसमें आपको 5 साल के OS अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिल रहे हैं। अब पहले मैं आपको कॉस्मेटिक चेंजेस बताता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा फील हुए हैं। सबसे पहले तो लॉक स्क्रीन में ही डिफरेंस फील होता है। जैसे आप पिन वगैरह एंटर करते हो तो एक डायनेमिक सा ग्लो इफेक्ट आता है। 2 फिंगर्स से इनवर्ट स्वाइप करते ही कस्टमाइजेशन पैनल ओपन हो जाता है। आप क्लॉक को रीसाइज कर सकते हो और ट्रांसलूसेंट थीम्स भी अप्लाई हो जाती हैं। और आपको पता ही है कि ये कहां से आ रहा है। एक नया फ्लिपकार्ट वॉलपेपर वाला फीचर भी है, जिसमें 2-4 फोटोज आप सेट कर सकते हो और फोन को टिल्ट करने पे उनमें मूवमेंट दिखती है। लॉक स्क्रीन विजेट्स भी ऐड कर सकते हो, सनराइज, सनसेट, यूवी इंडेक्स, PM 2.5 स्टेप्स और काफी कुछ। ऐप ओपन या क्लोज करना अब FunTouch OS से काफी स्मूथ लगता है। Vivo इसे Origin स्मूथ इंजन के नाम से मार्केट कर रहा है एंड ऑनेस्टली बताऊं तो फ्लूइडिटी फील तो होती है। सेटिंग्स पेज और कैमरा के मोर सेटिंग्स सेक्शन को भी क्लीन और प्रॉपर्ली कैटेगराइज कर दिया है। पावर ऑफ मेन्यू भी कंप्लीटली नया है और इसके एनिमेशंस भी फ्रेश हैं, थोड़ा फन दिखता है। और कस्टमाइजेशन के मामले में भी ये काफी आगे निकले हैं। फोल्डर्स को आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रीसाइज कर सकते हो, उन्हें कलर्स असाइन कर सकते हो और अब ऐप ड्रॉअर के अंदर भी फोल्डर्स बना सकते हो। कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन पैनल को स्प्लिट करने का ऑप्शन फाइनली आ गया है। अब ये सब चेंजेस कॉस्मेटिक लग सकते हैं, लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें ऐड होने के बाद ही UI का एक्सपीरियंस अच्छा बनता है। अब थोड़े फंक्शनल चेंजेस भी देखते हैं, जैसे कि एक अंडररेटेड फीचर मुझे दिखा है, स्नैप अप इंजन। ये टिकट बुकिंग जैसे सिनेरियोस को डिटेक्ट करके ऐप लॉन्च, पेमेंट और कंफर्मेशन के लिए रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करता है। IRCTC रेल कनेक्ट और बुक माई शो जैसे एप्स पे ऊपर पॉपअप दिखता है कि स्नैप अप इंजन एक्टिवेटेड। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली फोन के हार्डवेयर पे डिपेंड करती है, बट कॉन्सेप्ट तो यूजफुल है। AI डिपार्टमेंट में भी Origin OS 6 ने काफी सही किया हुआ है। जैसे Origin आइलैंड आईफोन के डायनामिक आइलैंड जैसा है, पर Vivo इसे पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंस बोल रहा है। जैसे इमेज या टेक्स्ट को अगर आप फ्रंट कैमरा के पास ड्रैग करोगे तो शेयर या सेव करने के सजेशंस मिलते हैं। और ये फीचर मेरे को बहुत सही लगा है, मतलब मल्टीटास्किंग का इंटेंट तो बहुत क्लियर दिख रहा है। AI नोट्स और Vivo डॉक मास्टर में राइटिंग, समरीज और रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। कॉल्स और मीटिंग्स के लिए ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशन तो मिलते ही हैं। एल्बम्स ऐप में फोटो AI एडिटिंग से रिलेटेड जितने फीचर्स थे वो अभी भी हैं और कलर एडजस्टमेंट टूल्स भी हैं, जिसमें सब्जेक्ट का अलग से कलर बदल सकते हो। मेरे को बहुत यूजफुल लगा ये। और भी यूजफुल एडिशंस है, जैसे बैटरी लाइफ एक्सटेंडर जो 1% पे 4 मिनट का कॉल रन टाइम देता है। सिलेक्टेड मॉडल्स में बाईपास चार्जिंग और प्राइवेट स्पेस जो फोन के अंदर एक मिनी फोन की तरह काम करता है। कनेक्टिविटी साइड पे भी इंप्रूवमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट फोन लिंक पे डिपेंडेंट होने की जगह Vivo ने अपना खुद का ऑफिस किट बना दिया है और ये तो विंडोज और मैकओएस दोनों के साथ काम करता है। अब है तो बहुत कुछ, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि सब परफेक्ट नहीं है। जैसे ये ट्रांसलूसेंट थीम हर ऐप में कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई। कैलकुलेटर, डायलर, नोट्स और एल्बम्स जैसे ऐप अभी भी पुराने जैसे लगते हैं। लॉक स्क्रीन पोस्टर अभी भी है, जो एटलीस्ट फ्लैगशिप में नहीं होना चाहिए या एटलीस्ट शुरू से डिसेबल्ड होना चाहिए। हैप्टिक्स का बताऊं तो बढ़िया है, क्रिस्प है और फाइनली Vivo ने इंप्लीमेंटेशन भी बेटर की है, लेकिन स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट अभी भी रहेगा। अब इस फोन का सबसे जरूरी कंपोनेंट है इसका कैमरा, और हार्डवेयर तो काफी एडवांस है। आप स्क्रीन पे देखो, मैं हार्डवेयर सारा लिख रहा हूँ, आप ये पढ़ लो, मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ। तो 200 मेगापिक्सल वाला Zeiss का मेन कैमरा है और बाय डिफॉल्ट ये 12 मेगापिक्सल से फोटोज लेता है। फोटोज में आपको बहुत अच्छी डिटेल मिलती है, ऑलमोस्ट जीरो विजिबल नॉइस और पंची बट नेचुरल कलर्स मिलते हैं। व्हाइट बैलेंस इस फोन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हर सीन में कंसिस्टेंटली एक्यूरेट रहता है। चाहे ब्राइट सनलाइट हो या मिक्स्ड लाइटिंग, कैमरा ऑलमोस्ट नियर टू नेचुरल कलर्स प्रोड्यूस करता है। डायनामिक रेंज भी काफी वाइड है, हाईलाइट, शैडोज दोनों वेल बैलेंस्ड है। फोटोज में थोड़ा पॉलिश लुक तो है, लेकिन इतना नहीं है कि इमेजेस फेक लगे। ह्यूमंस की स्किन को थोड़ा स्मूथ तो करता है, लेकिन इतना भी नहीं करता कि आप अंग्रेज बन जाओ। सब्जेक्ट्स वेल एक्सपोज्ड होते हैं और फेशियल फीचर्स प्रॉपर्ली डिफाइंड रहते हैं। अल्ट्रा वाइड बताऊं तो 50 मेगापिक्सल का है और इसकी डे लाइट परफॉर्मेंस बढ़िया है। कलर्स मेन कैमरा से काफी क्लोज और वेल अलाइंड रहते हैं। सेंटर में शार्पनेस अच्छी है, बस एजेस पे थोड़ी सॉफ्टनिंग नोटिस होती है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग भी नहीं। टेलीफोटो कैमरा भी 50 मेगापिक्सल ही है और इसका नेटिव 3x जूम जेन्युइनली बढ़िया है। इमेज प्रोसेसिंग
काफी मैच्योर हो गई है, स्पेशली जब टेक्सचर्ड सर्फेसेस शूट करते हो तब तो बहुत बढ़िया है। पोर्ट्रेट मोड में 85mm और 100mm के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन इतने जूम पे सब्जेक्ट्स थोड़े सॉफ्ट लग सकते हैं। बाकी आप ब्लर लेवल और कलर्स के साथ थोड़ा खेल सकते हो तो ये अच्छे रिजल्ट्स भी निकालता है। जूम की बात करूं तो 10x जूम तक तो शॉट्स यूजेबल है, बस तब तक जब तक सीन में बहुत ज्यादा रैंडम डिटेल्स ना हो। ज्यादा कॉम्प्लेक्स सीन्स में डिटेल थोड़ी पेंटिंग जैसी हो जाती है। एक और प्लस पॉइंट भी है कि टेलीफोटो कैमरा में ये टेली मैक्रो सपोर्ट करता है, तो जिनको मैक्रो फोटोग्राफी करनी होती है उनके लिए ये बढ़िया चॉइस है। बाकी कैमरा सेटिंग में ये ऑप्शन है कि आप इस सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग को बंद कर सकते हो या कम भी कर सकते हो। नाइट फोटोग्राफी में ये डिसअपॉइंट तो नहीं करता, क्लीन और वेल एक्सपोज्ड फोटोज आती हैं। हाँ, लो लाइट में कलर्स थोड़े ओवर सैचुरेटेड हो सकते हैं, कुछ लोगों को ये लुक पसंद आएगा, कुछ को नहीं, डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। और इसका लाइट कंट्रोल भी बहुत एक्सट्रीम नहीं है, मतलब अगर आपको फोटो खींचनी आती है तब तो ये अच्छा है, वरना मैं इसको ऐसे पॉइंट एंड शूट करते टाइम बेस्ट तो नहीं बोलूंगा। फ्रंट कैमरा मेरे को इसका बढ़िया लगा है, 50 मेगापिक्सल जाइस यहाँ भी है और इसमें आपको इस बार ऑटो फोकस भी मिलता है। सेल्फीज में डिटेल, फेशियल फीचर्स सब बढ़िया लगते हैं, कलर्स थोड़े विविड है। ग्रुप सेल्फीज के लिए वाइड का ऑप्शन इसमें मिलता है। स्किन ब्राइटनिंग यहाँ पे थोड़ी करता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को ये पसंद आता है, सो इट इज व्हाट इट इज। वीडियोस की बात करें तो 4K 120 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। वीडियो क्वालिटी और डायनेमिक रेंज सही लगी मुझे, और हाइलाइट्स और शैडोज अच्छे से बैलेंस कर लेता है। कलर बैलेंस भी सही है और ओवर एक्सपोजर वाली दिक्कत भी नहीं आती। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन उसमें 2.8K 60 FPS तक की लिमिट है। बाकी आप HDR और लॉग में भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की वीडियोस मेरे को वैसे तो ठीक ही लग रही है। अब जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन ठीक है, लेकिन 1x पे ना वाइड नहीं है ये इतना, तो आपको 0.8x पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन ये इतना वाइड हो जाता है। अब ये सही है, और सूरज मेरे इधर वाली साइड है एंड बाकी शाम का टाइम है तो वार्म सी लाइट आ रही है। बढ़िया वीडियोस है, मतलब 4K 60 FPS तक आप जा सकते हो फ्रंट कैमरा में। एंड एज सुन एज आप डायरेक्शन चेंज करोगे ना तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा दिक्कत हो गई, क्योंकि पीछे से एक्सपोजर ठीक है, फ्रंट में उतना सही मैनेज हो नहीं रहा है। मोस्टली इट्स फाइन, बट एक्सट्रीम सिचुएशंस में हल्का सा चैलेंजिंग लग सकता है। वीडियोस अच्छी हैं मोर और लेस। ओवरऑल कैमरा को समराइज करूं तो मेरे को अच्छा लगा है। ओवरऑल मेरा इस फोन पे वर्डिक्ट काफी क्लियर है कि एक अच्छा कॉम्पैक्ट फोन है और लेने लायक है। बस कॉस्ट मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, लेकिन उसका कोई तोड़ है भी नहीं, बिकॉज 2026 इज ऑल अबाउट फोन्स गेटिंग मोर एक्सपेंसिव। और ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन सिर्फ रैम और स्टोरेज नहीं है, पूरी स्टोरी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।